चलिए देखते हैं जियोग्राफी का एनसीईआरटी क्लास 12 के 8 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में अध्ययन करेंगे। आप एक तृतीय क्रियाकलाप के रूप में व्यापार शब्द से पहले से ही परिचित हैं और जो आप इस पुस्तक के अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं। और आप जानते हैं कि व्यापार का तात्पर्य वस्तु और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति और पक्ष बेचता है और दूसरा खरीदता है। कुछ स्थानों पर लोग वस्तुओं का विनिमय करते हैं। व्यापार दोनों ही पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक होते हैं। व्यापार दो स्तरों पर किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। और राष्ट्रों को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है जिन्हें या तो वे स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते या जिन्हें वे अन्य स्थान से कम दामों में खरीद सकते हैं। आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था है, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था और अर्थात वस्तु के बदलने में रुपये का स्थान पर वस्तुएं दी जाती थी। इस व्यवस्था में यदि आप एक कुम्हार होते तो आपको एक नलसाज की आवश्यकता होती है और तो आपको एक ऐसा नलसाज ढूंढना पड़ेगा जिससे आप द्वारा बनाए गए कुछ बर्तनों की आवश्यकता होती है और आप उनके नलसाज की सेवाओं के बदले अपने बर्तन देकर आदान प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद एकमात्र मेला है और हर जनवरी में फसल कटाई के ऋतु के बाद गुवाहाटी से 35 किलोमीटर के दूर गाजी रोड के जल मेला लगता है और संभवतः यह भारत का एकमात्र मेला है जहां विनिमय व्यवस्थाएं आज भी जीवित है। और इस मेले के दौरान एक बड़े व्यापार की व्यवस्था की जाती है और विभिन्न जनजातीय तथा समुदाय के लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। रुपये अथवा मुद्रा के आगमन के साथ ही विनिमय व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर किया गया है। और पुराने समय में कागजी और धात्विक मुद्राओं के आगमन से पहले उच्च न्यायमान मूल्य वाली दुर्लभ वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, जैसे कि चकमक पत्थर है, उसके बाद ऑब्सिडियन यानी अग्नेय कांच है, उसके बाद आता है कावली सेल जीते, उसके बाद चीते के पंजे हैं, उसके बाद हवेल के दांत, कुत्ते के दांत, खाले बाल और मवेशी चावल, पेपर कॉर्ड, नमक, छोटे यंत्र, तांबा आदि सब आते हैं। क्या आप जानते हैं कि सेलरी शब्द लैटिन शब्द सेलेरियर से बना है जिसका अर्थ होता है नमक के द्वारा भुगतान, क्योंकि उस समय भुगतान के जल में नमक बनाना विज्ञात नहीं था और इससे केवल खनिज नमक से बनाया जाता था जो उस समय प्राप्त दुर्लभ और खर्चीला था। वहीं इसी वजह से यह भुगतान का एक माध्यम बना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास से लेकर प्राचीन समय में लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण होता था, इसलिए व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। लोग जब अपने संसाधनों का अधिकांश भाग मूल्यतः आवश्यकताओं के जैसे भोजन और वस्त्र पर खर्च कर देते हैं। केवल धनी लोग ही आभूषण और महंगे परिधान खरीदते थे और परिणाम स्वरूप विलास की वस्तुओं का व्यापार प्रारंभ हुआ। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है जो 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के सहारे रोम को चीन से जोड़ा गया था। और व्यापारी भारत, पार्शियन, ईरान और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन से बने रेशम, रोम और के ऊन और बहुमूल्य धातुओं तथा अन्य अनेक महंगी वस्तुओं का परिवहन करते थे। रोम साम्राज्य के विखंडन के पश्चात 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई। उसके बाद समुद्रगामी युद्धपोतों का विकास के साथ ही यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापार बढ़ा और अमेरिका की खोज हुई। 15वीं शताब्दी से ही यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ और विदेशी वस्तुओं के साथ व्यापार के साथ ही व्यापार के एक नए स्वरूप का उदय हुआ जिसे दास व्यापार कहा जाता था। और उसके बाद पुर्तगालियों, डचों और स्पेनी लोगों और अंग्रेजों ने अफ्रीका मूल निवासियों को पकड़ा और उन्हें अपने बलपूर्वक बागानों में श्रम हेतु नए खोजे गए और अमेरिका में परिवहन किया। दास व्यापार 200 वर्ष से पहले से ही अधिक समय तक एक लाभदायक व्यापार रहा, जब तक कि यह 1792 में डेनमार्क में, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन और 1808 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्ण रूप से समाप्त
समाप्त नहीं कर दिया गया और औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल जैसे अनाज, मांस, ऊन की मांग की बढ़ी और लेकिन विनिर्माण की वस्तुओं की तुलना में उनका मौद्रिक मूल्य घट गया और औद्योगिकृत राष्ट्रों ने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादों का आयात किया और मूल्य परक तैयार माल को वापस अनौद्योगिकृत राष्ट्रों को निर्यात कर दिया। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। प्रथम और तृतीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार कर और उसके बाद संख्यात्मक प्रतिबंधन लगाए और विश्व युद्ध के बाद के समय के दौरान व्यापार और शुल्क हेतु सामान्य समझौते हुए और जैसे GATT जैसे संस्थाओं ने जो कि बाद में इससे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO बना दिया गया, ये शुल्क को घटाने में सहायता की। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। यह विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। यहीं विभिन्न राष्ट्रीय वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं को उपलब्धता में श्रम विभाजक तथा विशिष्टीकरण के प्रयोग में लाएं और हर प्रकार के विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म दे सकता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता और हस्तांतरणीयता के सिद्धांतों पर आधारित होती है और सिद्धांततः यह व्यापारिक भागीदारियों को समान रूप से लाभदायक होना चाहिए। आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन के आधार पर और यह राष्ट्रों के विदेश नीति से संबंधित होती है। सुविकसित परिवहन तथा संचार प्रणाली से युक्त कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी से मिलने वाले लाभों को छोड़ने का इच्छुक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है? तो पहला आता है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, भौतिक संरचनाओं जैसे कि भूविज्ञान और उसके बाद उच्चवाच मृदा और जलवायु में भिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से वितरित है। जैसे पहला है भौगोलिक संरचना, खनिज संसाधन आधार को निर्धारित करती है और धरातलीय विभिन्नताओं, फसलों और पशुओं की विविधता सुनिश्चित करती है। निम्न भूमियों में कृषि संभाव्यता अधिक होती है। पर्वत पर्यटकों को आकर्षित करती है और पर्यटन को बढ़ावा देती है। दूसरा, खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व में असमान रूप से वितरित है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक विकास का आधार प्रदान करती है। तीसरा आता है जलवायु किसी दिए हुए क्षेत्र में जीवित रह जाने वाले पादप और वन्य जात के प्रकार को प्रभावित करती है। यह विभिन्न उत्पादों की विविधता को सुनिश्चित करती है। उदाहरण स्वरूप ऊन उत्पादन ठंडे क्षेत्रों में ही हो सकता है। केला, रबर तथा कहवा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही उग सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है जनसंख्या कारक। तो विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण तथा उसकी की विविधता व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करती है। जैसे इसमें पहला आता है कि संस्कृति कारक। तो विशिष्ट संस्कृतियों में कला तथा हस्तशिल्प के विभिन्न रूप से विकसित हुए जिसे विश्व भर में सराहा जाता है। उदाहरण स्वरूप चीन द्वारा उत्पादित उत्तम कोटि का पोर्सलिन यानी चीनी मिट्टी का बर्तन तथा ब्रोकेड यानी किमखाब जरीदार या बूटेदार कपड़ा ये है। ईरान के कालीन प्रसिद्ध है और उसके बाद उत्तरी अफ्रीका का चमड़े का काम और इंडोनेशिया में बटी की ये छींट वाला वस्त्र है। ये वस्त्र मूल्यवान हस्तशिल्प है। उसके बाद रहता है जनसंख्या का आकार। सघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक है जबकि बाह्य व्यापार कम परिणामों वाला होता है क्योंकि कृषि और औद्योगिक के उत्पादन का अधिकांश भाग स्थानीय बाजारों में ही खप जाता है और जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाले आयातीय उत्पादों की मांग को निर्धारित करती है क्योंकि निम्न जीवन स्तर के साथ केवल कुछ लोग ही महंगी आयातीय वस्तुएं खरीद पाने में सक्षम होते हैं। तीसरा कारक आता है कि आर्थिक विकास की प्रवस्थाएं क्या है। देशों के आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनियमन किया जाता है और जबकि औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी और निर्मित उत्पादों का निर्यात करती है तथा खाद्यान्न तथा उच्च कच्चे पदार्थों का आयात करते हैं। उसके बाद चौथा कारक आता है कि विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है जिनके पास खनन प्रवर्धन द्वारा तेल खनन, भारी अभियांत्रिक और काठ कबाड़ तथा बागवानी कृषि के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव है। और विकासशील देश में ऐसी पूंजी प्रधान उद्योगों के द्वारा विकास द्वारा औद्योगिक राष्ट्र खाद्य पदार्थों खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं तथा अपने निर्मित उत्पादों के लिए बाजार निर्मित करते हैं। यह संपूर्ण चक्र देश के बीच में
व्यापार के परिणामों को आगे बढ़ाता है। उसके बाद आता है परिवहन। पुराने समय में परिवहन के पर्याप्त और समुचित साधनों का अभाव स्थानीय क्षेत्र में व्यापार को प्रतिबंधित करता था। केवल उच्च मूल्य वाली वस्तुएं जैसे रत्न, रेशम और मसाले का लंबी दूरी तक व्यापार किया जाता था। रेल, समुद्री तथा वायु परिवहन के विस्तार और प्रशीतन तथा परीक्षण के बेहतर साधनों के साथ व्यापार ने स्थानीय विस्तार का अनुभव किया। उसके बाद आता है व्यापार संतुलन के बारे में। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देश को आयात एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तु एवं सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन करता है। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल है। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन धनात्मक अथवा अनुकूल है। एक देश की आर्थिकी के लिए व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के गंभीर निहितार्थ होते हैं। एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होगा कि देश वस्तुओं के क्रय पर उससे अधिक व्यय करता है जितना कि अपने सामानों के विक्रय से अर्जित करता है। यह अंतिम रूप में वित्तीय संचय की समाप्ति इसको अभिप्रेरित करता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है द्विपार्श्विक व्यापार और उसके बाद दूसरा है बहुपार्श्विक व्यापार। तो पहला देखते हैं द्विपार्श्विक व्यापार। तो द्विपार्श्विक व्यापार दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए वे सहमति करते हैं। उसके बाद उदाहरण स्वरूप देश के कुछ कच्चे पदार्थ के व्यापार के लिए एक समझौते के साथ सहमत हो जाता है और कि देश कुछ अन्य निर्देश सामग्री खरीदेगा तथा स्थिति इससे के विपरीत भी हो सकता है। उसके बाद बहुपार्श्विक व्यापार आता है। जैसे कि शब्द से स्पष्ट होता है कि बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है और उसके बाद वही देश अन्य अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। कुछ देश व्यापारिक साझेदारी को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र यानी MFN की स्थिति प्रदान करते हैं। मुक्त व्यापार की स्थिति क्या है? मुफ्त व्यापार की स्थिति क्या है? तो व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुफ्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। यह कार्य व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क को घटाकर कम कर दिया जाता है। घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों से वस्तु और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान किया जाता है। भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को उन पर प्रतिकूल थोपते हुए तथा उन्हें विकास के समान अवसर न देकर बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं और परिवहन एवं संचार तंत्र के विकास के साथ ही वस्तु एवं सेवाएं पहले की अपेक्षा तीव्र गति से एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सकती है। किंतु व्यापार मुक्त व्यापार को केवल संपन्न देशों के साथ द्वारा ही बाजारों की ओर नहीं ले जाना चाहिए बल्कि विकसित देशों को चाहिए कि वे अपने स्वयं के बाजारों को विदेशी उत्पादों से संरक्षित रखें। देश को भी डंप की गई वस्तुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता होती है क्योंकि मुक्त व्यापार के साथ इस प्रकार की सस्ते मूल्य की डंप की गई वस्तुएं घरेलू उत्पादों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। विश्व व्यापार संगठन के बारे में थोड़ा देख लें। 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं से मुक्त कराने होती। कुछ देशों के द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑफ टेरिफ यानी GATT का गठन किया गया और 1994 में सदस्य देशों के द्वारा राष्ट्रों के बीच मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा प्रोन्नति करने के लिए एक अस्थायी संस्था के निर्माण का निश्चय किया गया तथा जनवरी 1995 में GATT को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। यह विश्वव्यापी व्यवहार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है और इसके सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा करता है और विश्व व्यापार संगठन दूरसंचार और बैंकिंग जैसे सेवाओं तथा अन्य विषयों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है और उन लोगों द्वारा विश्व व्यापार संगठन की आलोचना एवं विरोध किया गया है जो मुक्त व्यापार और अर्थव्यवस्थाओं के भूमंडलीकरण के प्रभावों से परेशान है और इस पर तर्क दिया गया कि मुक्त व्यापार आम लोगों के जीवन को अधिक संपन्न नहीं बनाता, धनी देशों को और अधिक धनी बनाकर यह वास्तव में गरीब और अमीर के बीच की खाइयां बढ़ा रहा है। और ऐसा इसलिए है
क्योंकि विश्व व्यापार संगठन में प्रभावशाली राष्ट्र केवल अपने वाणिज्यिक हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक विकसित देशों ने अपने बाजारों को विकसित देशों के उत्पादों के लिए पूरी तरह से नहीं खोला है। यह भी तर्क दिया जाता है कि स्वस्थ श्रमिकों के अधिकार, बाल श्रम और पर्यावरण जैसे मुद्दे की अपेक्षा की गई है। क्या आप जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है और 2016 में 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे और भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्य में से एक रहा है। डंप करना ये क्या है? तो लागत की दृष्टि से नहीं, वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की वस्तु किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा डंप करना कहलाती है। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले। कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रों के लिए पारस्परिक लाभदायक होता है यदि यह प्रादेशिक विशिष्टीकरण, उत्पादन के उच्च स्तर, उच्च रहन सहन के स्तर, वस्तु एवं सेवाओं की विश्वव्यापी उपलब्धता, कीमतों और वेतन का सामान्यीकरण और ज्ञान एवं संस्कृति के प्रस्फुरन को प्रेरित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए हानिकारक हो सकते हैं यदि यह अन्य देशों पर निर्भरता, विकास के असमान स्तर, शोषण और युद्ध के कारण बनने वाली प्रतिद्वंद्विता की ओर उन्मुख है। विश्वव्यापी व्यापार जीवन के अनेक पक्षों को प्रभावित करती है। यह सारे विश्व में पर्यावरण से लेकर लोगों के स्वास्थ्य एवं कल्याण इत्यादि सभी को प्रभावित कर सकता है। जैसे जैसे देश अधिक व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धी बनते जा रहे हैं, उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है और संसाधनों के नष्ट होने की दर, उनके पुनर्भरण की दर में तीव्रता बढ़ती रही और तीव्रता बढ़ने के परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन भी तीव्रता से नष्ट हो रहा है। वन काटे जा रहे हैं और नदी बेसिन नीची पेयजल कंपनियों को बेचे जा रहे हैं। तेल, गैस खनन, औषधि विज्ञान और कृषि व्यवसाय में संलग्न बहुराष्ट्रीय निगम और अधिक प्रदूषण उत्पादन करते हुए हर कीमत पर अपने कार्यों को बढ़ाए रखती है और उनके कार्य करने की पद्धति सतत पोषणीय विकास के मानकों का अनुसरण नहीं करती है। यदि संगठन केवल लाभ बनाने को उन्मुख रहते हैं और पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर ध्यान नहीं देते हैं तो यह भविष्य के लिए इससे के गहरे निहितार्थ हो सकते हैं। उसके बाद है कि पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार प्रोताश्रय तथा पतन होते हैं। इन्हीं पतनों के द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं और पतन जहाज के लिए गोंदी लादने, उतारने तथा भंडारण हेतु सुविधाएं प्रदान होती है और इन सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से पतन के प्राधिकारी नौगम्य द्वारों पर रख रखाव और उसके बाद सस्ते बाजारों यानी छोटी अतिरिक्त नौकाएं की व्यवस्थाएं करने और श्रम एवं प्रबंधकीय सेवाओं के उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएं की जाती है और एक पतन के महत्व को नौभार के आकार और निपटाने के लिए किए गए जहाजों की संख्या द्वारा निश्चित किया जाता है और एक पतन द्वारा निपटाया नौभार उसके पृष्ठ प्रदेशों के विकास के स्तर को सूचक है। और पतन के प्रकार कौन से हैं? सामान्य तौर पर पतनों का वर्गीकरण उनके द्वारा संभाले गए यातायात के प्रकार के अनुसार किया जाता है। निपटाए गए नौभार के अनुसार पतनों के प्रकार जैसे औद्योगिक पतन, तो ये पतन थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं जैसे अनाज, चीनी, अयस्कर तेल, रसायन और इसी प्रकार के पदार्थ आते हैं। दूसरा है वाणिज्यिक पतन। ये पतन सामान्य तौर पर नौभार संवेष्टि उत्पादों तथा विनिर्मित वस्तुओं को निपटान किए जाते हैं और ये पतन यात्री यातायात का भी प्रबंधन है। और उसके बाद तीसरा है विस्तृत पतन। ये पतन बड़े परिणाम में सामान्य तौर पर नौभार का थोक में प्रबंधन करते हैं। संसार का अधिकांश महान पतन विस्तृत पतनों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। अब स्थितियों का आधार पर पतनों के प्रकार देखें तो अंतर्देशीय पतन आता है पहला। तो ये पतन समुद्री तट से दूरी अवस्थित होते हैं। ये पतन समुद्री तट से दूर अवस्थित होते हैं और ये समुद्र से एक नदी अथवा नहर द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे पतन चौरस तल वाले जहाज या बजरे द्वारा ही गम्य होते हैं। उदाहरण स्वरूप मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा है और मिसिसिपी नदी पर अब स्थित है। और राइन के अनेक पतन है जैसे मेनहिम तथा ड्यूसबर्ग और कोलकाता हुगली नदी जो गंगा नदी की एक शाखा है पर उस पर स्थित है। उसके बाद दूसरा है बाह्य पतन। ये गहरे जल के पतन है जो वास्तविक पतन से दूर बने होते हैं और ये उन जहाजों जो अपने बड़े आकार के कारण उन तक पहुंचने में सक्षम है उसको ग्रहण करने के पैतृक पतनों को सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण स्वरूप एथेंस तथा यूनान में इसका बाह्य पतन पेरियस एक उच्च कोटि के संयोजक है। उसके बाद
विस्तृत क्रियाकलापों का आधार पर पतनों के प्रकार क्या है। तो इसमें तेल पतन आता है। तो ये पतन तेल के प्रक्रम और नौ परिवहन के कार्य करते हैं। इनमें से कुछ टैंकर पतन है तथा कुछ तेल शोधन पतन है। और उसके बाद वेनेजुएला में माराकाइबो, उसके बाद ट्यूनीशिया में रस्खीरा और लेबनान में त्रिपोली टैंकर पतन है। और पर्शिया की खाड़ी पर आबादान एक तेल शोधक पतन है। उसके बाद दूसरा इसमें आता है मार्ग पतन यानी विश्राम पतन। ये ऐसे पतन है जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए, जहां पर जहाज पुनः ईंधन भरने, जल भरने तथा खाद्य सामग्री लेने के लिए लंगर डाला करते हैं और बाद में वे वाणिज्यिक पतनों में विकसित हो जाते हैं। उसके बाद अदन, होनोलुलु तथा सिंगापुर इसके कुछ अच्छे उदाहरण हैं। उसके बाद पैकेट स्टेशन आता है। तो इन्हें हेरी फेरी के नाम से भी जाना जाता है। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन यानी आवागमन से जुड़े होते हैं। ये स्टेशन जोड़ों में इस प्रकार अवस्थित होते हैं कि वे जलीय क्षेत्र के आर पार एक दूसरे के सामने होते हैं। उदाहरण स्वरूप इससे के कुछ उदाहरण हैं इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर तथा फ्रांस में कालाइस है। उसके बाद आता है चौथा है आंत्रोपोपतन। ये वे एक एकत्रण केंद्र है जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती है। सिंगापुर एशिया के लिए एक तांत्रोपोपतन है और रोटरडम यूरोप के लिए और कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए आंत्रोपोपतन कहा है। उसके कुछ उदाहरण है। उसके बाद नौसेना पतन आता है। तो ये केवल सामाजिक महत्व के लिए पतन है। ये पतन युद्ध जहाजों को सेवाएं देते हैं तथा उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं। और उसके बाद कोचिच तथा कारवार भारत में ऐसे पतनों के कुछ उदाहरण हैं।